दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रस और उसके अवयवों यानी उसके अंगों या भेद कह लीजिए, उनके बारे में हमने समझा था कि जो चार अवयव होते हैं जिनके आधार पर रस की निष्पत्ति होती है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव को हम कैसे पहचानें, इन सारी बातों के बारे में, इन बिंदुओं पर हमने पिछले वीडियो में समझा। आज हम रस के जो अलग अलग रूप हैं, जो रस हैं, उनमें सर्वप्रथम जिसे रसों का राजा, रस राज कहा जाता है, श्रृंगार, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि श्रृंगार का जो शब्द रूप लिखा हुआ है, अक्सर आपने उसे कई जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा, जो कि सही नहीं रहता है, ये गलत रूप होता है। जो मूल शब्द और सही शुद्ध रूप है श्रृंगार का, वो ये रूप होता है। तो आप जब कभी श्रृंगार लिखें तो आपको ये श्रृंगार शब्द लिखना होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से रस का जो एक भेद श्रृंगार, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस की निष्पत्ति कैसे होती है। यानी रस के जो अवयव हैं जिनका हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया हुआ है, उस आधार पर श्रृंगार की उत्पत्ति यानी श्रृंगार को किस प्रकार से हम महसूस करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। श्रृंगार का शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो सजावट, सजने के लिए एक आकर्षण, जिसे आप कहते हैं कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार से नायक या नायिका दोनों अपने आप को सजाते संवारते हैं कि आकर्षण का केंद्र बन सकें, ये उनका मकसद होता है। ठीक वैसे ही काव्य पंक्तियों में कवि जिस प्रकार से रस के माध्यम से नायक और नायिका के मध्य जो एक प्रेम भाव होता है, उसका वर्णन इस श्रृंगार के माध्यम से वो लोग करते रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे की स्लाइड के माध्यम से श्रृंगार का मतलब क्या होता है और श्रृंगार के भेद कितने होते हैं और उनको हम काव्य पंक्तियों में किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि इसमें श्रृंगार रस है इन पंक्तियों में, इसे हम आगे के स्लाइड के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आप श्रृंगार रस कहते किसे हैं वो देख लीजिए कि जहां पर नायक नायिका, हीरो हीरोइन जिसे आप कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका या फिर स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश, क्रियाकलाप, वही एक्टिविटीज का श्रृंगारिक। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगारिक में जो शाह मैंने पिछले स्लाइड में बताया, वो श्रा यहाँ पर रहेगा, श्रृंगारिक वर्णन हो, यानी जो एक्टिविटीज दोनों के मध्य चल रही होती है, वहां पर श्रृंगार रस की व्यंजना होती है, वहीं पर श्रृंगार रस होता है। दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, इसका वर्णन या इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की हुई है। इस रस को रसराज, रसों का राजा कहा जाता है। जैसे अब यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए श्रृंगार रस का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर मीराबाई का पद है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को, अपने प्रेम भाव को व्यक्त किया हुआ है कि मेरा इस दुनिया में यदि कोई है तो वो सिर्फ गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण ही हैं। और उनकी पहचान भी वो बता रही हैं कि उनको आप पहचान कैसे सकते हैं, जिनके सिर पर जो मुकुट रखा होता है, मुकुट के समान जो मोर पंख रखा होता है, वही मेरे गिरधर हैं, वही मेरे कृष्णा हैं। अब यहाँ पर उनके प्रेम की पराकाष्ठा आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उन्होंने पति शब्द का प्रयोग मतलब प्रेमी से भी बढ़कर, जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर किया हुआ है। तो ये
एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण, एक कशिश जो है नायिका के मन में अपने नायक के लिए जो है, वो यहाँ पर मीराबाई के इन दो पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये श्रृंगार रस यहीं पर है। आप जहाँ पर एक दूसरे के प्रति अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाए, वही प्रेम भावना या वही श्रृंगार रस कहलाता है। इस वजह से श्रृंगार के दो भेद होते हैं। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। इसे हम विप्रलंब श्रृंगार के रूप में भी जानते हैं। आगे के स्लाइड के माध्यम से हम एक एक करके संयोग श्रृंगार क्या होता है, उनके उदाहरण क्या हैं, वियोग श्रृंगार क्या है और उनके उदाहरण क्या है, और उनमें स्थायी मीन्स जो आपके रस के जो अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनका हम आगे की स्लाइड के माध्यम से वर्णन करते हैं। देखिए, संयोग श्रृंगार, संयोग काल में यानी मिली हुई अवस्था, यानी जब दोनों एक साथ रहें, प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही है। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक यानी आपस की रति, रति यानी प्रेम, स्नेह, अपनापन या प्रेम से उत्पन्न आनंद को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यानी जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के साथ हों और नायक नायिका के मिलन यानी एक दूसरे से मिल रहे हों, मनोहर हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रही हो, छीना झपटी, एक दूसरे को परेशान करना, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, जो क्रियाकलाप हो रहे होते हैं, ऐसे वर्णन जहां पर हो, वहीं पर संयोग श्रृंगार होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दो यहां पर दिए गए। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यातय सभी सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। अब यहाँ पर पहला जो दो लाइन यहाँ पर दिया गया तुलसीदास द्वारा रचित उस समय का वर्णन है कि सीता का विवाह है और राम और सीता दूल्हा और दुल्हन के रूप में बैठे हुए हैं। एक जो रीत रिवाज के खुलकर एक दूसरे को ना देख सकने वाली जो वृत्ति कह लीजिए, सोच कह लीजिए, परंपरा कह लीजिए, इस कारण दुल्हन यानी सीता अपने हो रहे पति यानी राम को प्रत्यक्ष ना देख करके अपने जो उन्होंने कंगन पहन रखा उसमें जो नग लगा हुआ है उसके माध्यम से उनके चेहरे को या उनकी सुंदरता को वो देखकर इतनी मुग्ध हो रही हैं कि शुद्ध बुद्ध भूल गई, यानी अपने आप को एक तरह से भुला देना। कर टेक रही पलटारत नहीं, उस पल को वो जाने नहीं देना चाह रही हैं और हाथ को हिला नहीं रही हैं, कारण कि अगर हाथ हिल गया तो कंगन हिल जाएगा, नग हिल जाएगा और जो उनके पति हैं, जो उनके प्रियवर हैं राम, उनके चेहरे को जो उस नग के माध्यम से वो देख रही हैं वो देख नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से संयोग श्रृंगार यानी दोनों साथ में नायक नायिका और एक दूसरे के प्रति जो एक आकर्षण वाला भाव है वो यहाँ पर खुलकर नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी लाल जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ पर कई बातें स्पष्ट करने लायक हैं, जैसे कि पहली पंक्ति में देखिए, क्रिया के ही सारे शब्द हैं, क्रियाओं के आधार पर दोहों की रचना, ये कवि बिहारी लाल की अद्भुत शैली रही है जो कि अन्यत्र ना के बराबर दिखलाई पड़ती है। देखिए यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है कि जैसे जहाँ पर नायक और नायिका बहुत दिनों के उपरांत किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में मिल रहे हों या प्रोग्राम ऐसा हो जहाँ पर खुलकर बातें ना की जा सकती हो, मान लो कोई शोक सभा हो। अब ऐसे में नायक नायिका काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, अब लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन अब मिल रहे हैं और बिना बात किए, बिना एक दूसरे के मन के भावों को समझे रहा भी नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से एक्शन के माध्यम से, देखिए भाषा शैली का जो प्रयोग होता है वो कई प्रकार से होता है। एक प्रयोग यहाँ पर ये भी है कि इशारों इशारों में सारी बातें हो जाती हैं और शब्दों को जीवा के माध्यम से बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जैसे अब जैसे नायक नायिका कहीं किसी फंक्शन में मिल रहे हैं और डायरेक्ट ना मिल करके किस प्रकार से आंखों आंखों में, इशारों इशारों में बातें हो रही हैं कि कहत यानी नायक ने नायिका को देखकर कुछ कहना चाहा मिलने के लिए कि भाई चलो यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर मिलते हैं, यहाँ पर बहुत लोग हैं, क्या बोलेंगे लोग। तो इस पर नायिका जो है नटत यानी मना कर देती है कि भाई सिचुएशन तो देखिए कि किस जगह पर हम आए हुए हैं और आपको मिलने की पड़ी हुई है, तो यहाँ पर वो मना कर देती है। तो अब यहाँ पर देखिए नायक जो है उसको नायिका ने मना किया, उसके बावजूद
नायक जो है रीझ जा रहा है कि नायिका ने किस अंदाज में उसे मना कर दिया। यहाँ पर भी वो एक प्रेम भाव महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो रीझ जा रहा है, एक अट्रैक्शन उसके चेहरे के माध्यम से नायिका देख रही है, तो वो खिंच जा रही है, चिढ़ रही कि मैं तो इसको मना कर रही हूँ, और ये है कि और भी उसमें प्यार ढूंढ रहा है। फिर आंखें वहां पर मिलती हैं। तो अब यहाँ पर जब आंखें मिल रही हैं तो नायिका कब तक मना करेगी? आखिर कहीं ना कहीं स्वीकार करना ही करना है, तो मिलने की बात हो जाती कि ठीक है चलिए मिल। अब जैसे ही मिलने की बात नायिका करती है, नायक जो है खुश हो जाता है, खिलत खिलत यानी खुश हो जाना कि अभी तो मना कर रही थी लेकिन देखिए किस तरह से तैयार हो गई। अब यहाँ पर जैसे ही नायक खुश होता है, खिल जाता है उसका चेहरा, ये खिला हुआ रूप नायिका जब महसूस करती है कि अरे अभी तो मैं मना कर रही थी, अब देखिए कैसे मैं एक्सेप्ट मैंने कर लिया, तो ये सोचकर वो लजिया जाती है, नहीं शर्मा जाती है। तो देखिए किस तरह से कवि बिहारी ने इशारों इशारों में, नायक नायिका वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, बावजूद इसके इशारों इशारों में तमाम तरह की बातें हो जा रही हैं। कैसे भरे भवन में करता है नैनन, यानी आंखों के माध्यम से तरह तरह की बातें हो जा रही हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जब कवि नायक और नायिका के मध्य चलने वाली बात, एक दूसरे के बारे में सोचने वाली बात, या जो प्रेम भरी बातें होती हैं, उसी को कहते हैं श्रृंगार रस, और विशेषतया संयोग श्रृंगार रस। अब देखिए यहाँ पर स्थायी भाव, जो रस के जो अवयव हैं, 4 अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब यहाँ पर रति के आधार पे ही चलेगा कि श्रृंगार का मतलब ही प्रेम होता है, तो स्थायी भाव यहाँ पर क्या होगा? श्रृंगार का रति। विभाव कारण, यानी जिन कारणों से स्थायी भाव, यानी आप पिछला वीडियो आपको याद होगा कि किस तरह से स्थायी भाव हृदय में विद्यमान होता है, और उससे संबंधित कोई कारण जब सामने आता है तो वो जग जाता है। तो जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है उसके 2 रूप हैं, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में रति का भाव जागृत हो रहा है, यानी नायक या नायिका कोई भी हो सकता है। विषय आलंबन, यानी जिसको देखकर वो व्यक्ति या परिस्थिति जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा होता है, वो विषय आलंबन होता है। अब विभाव और बढ़ रहा है, उद्दीपन का मतलब उद्दीप्त होना, वे स्थितियां या वस्तु या फिर व्यक्ति जिसके कारण आपके हृदय में विद्यमान जो स्थायी भाव है वो और उद्दीप्त होता है और बढ़ रहा है प्रेम। अब यहाँ पर 2 तरीके से होता है। एक बाहरी होता है कि उपवन है, एकांत स्थल है, बारिश हो रही है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तमाम तरह यहाँ पर आ सकता है, कोई एक कारण यहाँ पर नहीं। आंतरिक उद्दीपन, नायक नायिका के माध्यम से उद्दीप्त होने वाला भाव, मतलब नायिका का शर्माना, इशारे, तमाम तरह की बातें भी यहाँ पर बिहारी के इस पंक्ति को आप देख सकते हैं कि मना कर रहे हैं, बावजूद उसके अट्रैक्शन और तमाम तरह की चीज़ें, फिर मान जाना, ये तमाम चीज़ें जो है आंतरिक उद्दीपन होता है, इससे प्रेम भाव या रति भाव और बढ़ता है। उसके बाद तीसरा अनुभव, ये 4 प्रकार के 8 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। बस अनुभव का मतलब ये होता है कि नायक या नायिका जिसके मन में भावना जब प्रकट होती है तो किस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। तो अब यहाँ पर आश्रय द्वारा, यानी जिसके मन में प्रेम भाव पैदा होता है, उसके माध्यम से होने वाली चेष्टाएं कई तरह से होती हैं। यानी एक तो ये होता है कि आप के मन में कोई चीज़ आती है, आप सोच रहे होते हो, तो ये सोचकर जब आप जिह्वा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हो तो वाचिक अनुभव होता है। फिर आप कायिक यानी शारीरिक, शरीर के माध्यम से अंगों के माध्यम से जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आंगिक होता है। एक होता है आहार, यानी आपका जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है कि लगता है कि हाँ आप अट्रैक्ट हो चुके हो, तो ये आहार्य होता है। फिर सात्विक होता है कि अपने आप आपके चेहरे पर हर्ष आना, मुस्कुराहट आना, आंखों का झुक जाना, ये सारी चीज़ें अनुभव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव जो है वो स्थायी भाव के साथ आता और जाता रहता है। स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है, संचारी भाव आता और जाता रहता है, इसलिए इसको संचारी भाव भी कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में इनके बारे में बहुत डीपली आपको समझाया हुआ है। हर्ष, जिज्ञासा, लज्जा, उत्सुकता, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से वियोग के बारे में समझ लेते हैं। वियोग श्रृंगार। वियोग या विप्रलंभ, वियोग का अर्थ ही होता है बिछड़ना, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर नायक नायिका ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर शोक का अर्थ भी दुख होता है। भाई नायिका के मन में दुख ही है, तो शोक जो है एक और रस है, लेकिन शोक में ये होता है कि जिसके लिए आपके मन में दुख है वो दोबारा नहीं आता है। यहाँ पर वियोग में क्या है, यहाँ पर उम्मीद रहती है कि जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जिसके लिए आपके मन में दुख है, वो आ भी सकता है। तो ये थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा वियोग श्रृंगार में और शोक रस में।
वियोग बिछड़ने वाली अवस्था को कहते हैं जहां नायक और नायिका के वियोगा अवस्था यानी बिछड़ने वाली दशा का वर्णन हो, यानी जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों, अलग हों, लेकिन मिलने के लिए तड़प रहे हों, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहे यह चेरी। अब देखिए यहाँ पर ये उस समय का वर्णन है यशोधरा और गौतम बुद्ध का। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं कि गौतम बुद्ध बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं राजमहल में, और यशोधरा जब सुनती हैं तो खुद पर नियंत्रण रख रही कि इतने दिनों उनके बिना मैं रही हूं, तो अब मैं क्यों अपने मन की क्रिया प्रतिक्रिया को जाहिर करूं कि भाई मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी, अब वही मुझे छोड़कर गए थे, मैं तो गई नहीं थी, अब वो आए हैं महल में तो वो मुझ तक आए, मैं वहां पर नहीं जाऊं। तो यहां पर दिया ना, उद्धारक चाहे तो आए, उद्धारक यहां पर महात्मा बुद्ध को कहा गया, यहीं रहे या चेरी। ये चेरी यानी यशोधरा अपने आप को कह रही है कि ये दासी यहीं पर रहेगी, अगर उनके मन में प्रेम भाव है तो वो आए। तो यहां पर देखिए किसका इंतजार हो रहा है, पति का इंतजार हो रहा है, प्रेमी का इंतजार हो रहा है, नायक का इंतजार हो रहा है। तो यहां पर वो यानी महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो हैं वो जा चुके हैं। इनकी हिस्ट्री आपको पता ही होगी कि किस तरह से पत्नी को और बच्चे को छोड़कर राजमहल को त्याग कर ये चले गए थे। तो यहाँ पर इस समय जब यशोधरा को लगता है कि वो आ रहे हैं, तो उस समय का ये वर्णन किया गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखे चाहत कमल नयन को, निस दिन राहत उदासी। अब यहाँ पर उस समय का वर्णन है कि कृष्णा मथुरा चले गए हैं और यहाँ पर गोकुल ग्राम में तमाम बाल सखा और गोपियाँ और राधा इंतज़ार कर रही हैं, उद्धव उनको समझाने के लिए आ रहे हैं। तो उस समय का वार्तालाप है कि किस तरह से गांव के लोग जो हैं उद्धव को कह रहे हैं कि अखियाँ हरि दर्शन, यानी ये हमारी जो आंखें हैं वो तो कृष्णा के दर्शन यानी उनसे मुलाकात की प्यासी हैं। देखे चाहत कमल नयन, यानी कमल नयन यानी कमल के समान जिनकी आंखें हैं, यानी ईश्वर या श्री कृष्णा को देखने की इच्छा है। निस दिन राहत उदासी, उन्हीं के बिना तो हम रात और दिन जो 24 घंटे उदास रहते हैं, और आप हमें समझाने के लिए चले हैं। उस समय का वर्णन है। यहाँ पर देखिए वियोग अवस्था है, गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही, यहाँ पर यशोधरा गौतम बुद्ध का इंतजार कर रही। अब अगला क्या, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। अब यहाँ पर ये भी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है, जिसमें उर्मिला लक्ष्मण जो कि अपने भाई के साथ चले गए हुए हैं और उर्मिला उनकी पत्नी हैं, तो किस तरह से विरह में वो तड़प रही हैं। यहाँ पर देखिए कामदेव को सुंदरता का देवता माना गया है, और बताया जाता है कि जो एक अट्रैक्शन, काम जिसे आप कहते हैं, धनुष जो फूलों का धनुष है उनके माध्यम से जो बाण का प्रहार वो करते हैं, उससे कोई भी जो नायक और नायिका वो बच नहीं पाता, बिना अट्रैक्ट हुए हो नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर उर्मिला कामदेव को ही कह रही हैं कि मुझ पर इस तरह के जो अटैक हैं कि मेरे मन को तुम इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हो लक्ष्मण के लिए, तो मैं तो वियोगिनी हूँ, वो तो मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं उनके प्रेम में तड़प रही हूँ, जल रही हूँ। तो मुझे जो है मुझ पर प्रेम रूपी जो भाव है वो वार मुझ पर मत करो। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बट यहाँ पर ये समझ के चलिए कि लक्ष्मण उर्मिला जो है लक्ष्मण के वियोग में तड़प रही हैं। अगला देख लीजिए कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंज, ये भी उद्धव और गोपियों के मध्य होने वाली बातें हैं कि बिना कृष्णा के ये बैरन यानी दुश्मन, कुंज यानी जो जंगल हैं, जो वन उपवन हैं, ये अब दुश्मन जैसे प्रतीत होने लगी, क्योंकि यहीं पर हम कभी कृष्णा के साथ खेला कूदा करते थे। अब जो है उनके बिना हमको बड़ा ये सब माहौल जो है बड़ा बुरा लग रहा है, काटने को दौड़ता है। तो ये सब बिछड़ने वाली स्थिति का वर्णन है। उसके बाद हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जब रावण सीता को लेकर चला जाता है तो राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल टहल रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तो उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि परिंदों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, मधुकर से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को, जिसकी आंखें मृग की तरह हैं, हिरण की तरह, क्या तुमने कहीं पर देखा। तो देखिए यहाँ पर वियोगा अवस्था का वर्णन जो है
हुआ है, ये भी एक तरह से रति का ही भाव है। अब यहाँ पर किस तरह से भावों का वर्णन हुआ है, रस के अवयवों का वर्णन हुआ है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। स्थायी भाव रति ही है, विभाव जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं। आलम्बन दो हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन, जिसके हृदय में बिछड़ने का भाव जागृत होता है। नायक या नायिका कोई भी हो सकता है। विषय आलम्बन जिनकी वजह से वो भाव जागृत होता है। उद्दीपन यानी वो भाव और बढ़े, दो तरीके से होता है, बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन। तो जिसके मन में, जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव और उद्दीप्त हो रहा है, प्रेम भाव और बढ़ रहा है। प्राकृतिक दृश्य हो सकता है या आंतरिक यानी उदासी वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर अनुभाव यानी जो एक्शन होता है, जिस आश्रय के मन में आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं, मतलब वो आहें भर रही हैं, आंखों से आंसुओं का बहना, ये तमाम बातें जो हैं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव ये पल भर के लिए आते और जाते हैं। स्मृति है यानी याद किया जा रहा है नायक को या नायिका को, विषाद उस याद करके दुख होता है, नाराजगी भी होती है। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर बिछड़ने से संबंधित हैं और वियोग श्रृंगार यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको रस, जो श्रृंगार रस है, उसके जो दो रूप हैं, वियोग और संयोग, ये आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। हम जल्द ही एक अलग वीडियो के साथ, रस के नए भेद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।